अब ये खतरे से बाहर है, इनकी सेहत में काफी सुधार है। वाह, वह चाल में भौकाल बना हुआ है कि मंगेश की स्थिति नाजुक बनी है और यहाँ डॉक्टर साहब करें सब कुछ ठीक है। हा? अच्छा, तो आप चाल से चलकर अस्पताल में ये कहने के लिए आए हैं? हाँ? देखिए हितेश जी, आप लोगों से ज्यादा ना खुद पर और खुद की दुकान पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, हम इन्हें ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी सेहत का। जी चलो, अच्छी बात है, मंगेश जल्दी ठीक हो गया। अभी हम घर जा सकते हैं। चलो फिर थाने। लेकिन दरोगा साहब, मंगेश ने कौन सा अपराध किया कि वो थाने जाएगा? फरार अपराधी है ये, थाने तो ले जाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी सोचकर यही समझ में आया कि उनके साथ साथ नरोत्तम जोशी को भी गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, और मेरे सेठ को भी। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग ना बेवकूफ हो। हम ऊंची जात के लोग हैं, शक्तिशाली लोग। हम पर हाथ डालने से पहले पुलिस को भी 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हम ऊंची जात के लोग इनका थाना ही कहीं और न रख दें। क्यों दरोगा साहब? देखिए दरोगा साहब, अभी मंगेश को आराम करने की जरूरत है। आपको इन्हें थाने ले जाना है, ले जाइए, लेकिन अभी मत ले जाइए। कानून को अपना काम करने से रोकने के जुर्म में मैं तुम्हें भी अंदर ले जा सकता हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। मैं जाऊंगा थाने। मंगेश, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि इन लोगों से डर जाऊं। लोग जितना मन कोशिश कर ले, मैं नहीं मरूंगा। देख लीजिएगा। अरे काका, क्या कर रहे हैं? सही कर रहा हूं आनंद। बस रुको दरोगा साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, इनका तबीयत बहुत खराब है, इंसानियत के नाते इनका छोड़ दो। अरे फुलिया, अगर तू पराये मर्द के लिए ऐसे गिड़गिड़ाएगी तो देखने वाले अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। यही कहेंगे ना कि पति छोड़ करके भाग गया तो पराये मर्द के लिए तड़प रही है। मंगेश पराया नहीं है, पराया तो वो है जो हमका छोड़ के चला गया। पराया तो तुम लोग हो, जिनको हमारी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। मंगेश तो हमारा अपना है, हमारे लिए चिंता करत है। तो जब ये हमारी चिंता करत है तो हम एक ही चिंता काहे ना करें। दुनिया वालों को जो बोलना है बोले, लेकिन अगर मंगेश के सलामती के लिए हमें उनके आगे हाथ जोड़े के पड़ी, पैर पड़े के पड़ी, तो हमें कोई गलत बात नहीं। तुम्हारे लगने से क्या होता है? मुझे लगता है इसे थाने ले जाना चाहिए। और फिर इसे तो बहुत कुछ पता है। इसे कहिए एक अच्छा सा वकील लेकर आए और छुड़वा ले मंगेश को। ले जाइए आप इन्हें। आप इन्हें ले जाइए, लेकिन मंगेश काका को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं वकील लाऊंगा
जल्द से जल्द इन्हें छुड़वाऊंगा और जो दोषी है उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। आप अपना काम कीजिए। चलो। दरोगा साहब, भीम, मुझे कानून से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मुझे पता है तुम मुझे जरूर छुड़वाओगे। चलिए दरोगा साहब। अभी जल्दी कॉलेज जाकर फॉर्म भर देता हूँ। तुम मुझे बाहर ही मिलना। बाहर क्यों? फिर से कुछ समझाना है? नहीं, काला खट्टा खाते हैं। क्या? परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे। लौट के आएंगे तो पढ़ाई कीजिए। परीक्षा में क्या लिखेंगे? कि पत्नी को काला खट्टा खिला रहा था। क्या तुम भी किसी भी बात को कहीं भी घुमा देती हो। सही तो कह रही हूँ। और इस बार परीक्षा में अच्छा अंक लाइए, सब चाल वालों को भोज देंगे। क्यों? चाल वालों को क्यों भोज देना है? इसीलिए क्योंकि सब चाल वालों को आपकी पढ़ाई से ईर्ष्या होती है। उनको भोज दे के मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। जिनको जल जल के रहना है वो रहे, मैं तो अपने पति के पढ़ाई की खुशी मनाऊंगी। ठीक है। लक्ष्मी सुन, अभी भीम फार्म भरने जा रहा है। जैसे ही वो निकलेगा मेरे पेट दर्द का नाटक शुरू कर देना। ठीक है। हो जा शुरू। भाभी, आनंद, क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। आनंद भाई आए। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट दर्द दे रहा है, इसको बहुत तेज दर्द दे रहा है। इसे अस्पताल ले चलो। हाँ, लेकिन मैं अभी जाकर तांगा लेके आता हूँ। जल्दी ले आओ। रुको भीम, इतनी जल्दी क्या है अस्पताल जाने की? मैं इसे यहीं देखती हूँ। घर के दौरान होता है कभी कभी ऐसा। यहाँ दर्द कर रहा है। इस डलिया अम्मा के चक्कर में कहीं अस्पताल नहीं गए तो इस भीम के फॉर्म वाले पैसे खर्च कैसे होंगे? मैं कह रही हूँ ना, अस्पताल ले चलो। ये क्या समझता है? मेरे मायके में एक औरत को ऐसे ही दर्द हो रहा था, घर में इलाज करने गए और बच्चा पेट में। लाता हूँ। जल्दी ले चलो। तांगा लाता हूँ। जल्दी लाओ। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। चलो भैया, दर्द हो रहा है। चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा। चलो। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन भीमराव अभी तक फॉर्म भरने के वास्ते नहीं आया। तारीख भूल गया क्या? नहीं, भीमराव तारीख भूल जाए? पढ़ाई की कोई चीज वो भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लीजिए, आप चाय लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं उसके पास पैसे ना हो। चलो हम दोनों चल के उसके फॉर्म के पैसे भर के आते। लेकिन फॉर्म भरने के लिए तो भीमराव का होना जरूरी है ना। उसके बिना फॉर्म पर हस्ताक्षर कौन करेगा? वैसे अभी पूरा दिन बाकी है, इंतजार करते हैं, आ जाएगा वो। ठीक है। अचानक से दर्द शुरू हो गया था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? दर्द का सही कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, पर गर्भावस्था के दौरान अक्सर ऐसे दर्द हो जाते हैं और अगर महिला कमजोर हो तो भी ऐसे हालात बन जाते हैं। तो हम पानी चढ़ा देते हैं और कुछ दवाई लिख देते हैं, लाइए ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा?
कुल मिला के 1.5 रुपया तो खर्च हो ही जाएगा। 1.5 रुपया? तो मैं पानी चढ़ाने की तैयारी करता हूँ, आप लोग पैसे का इंतजाम कर लीजिए। और हाँ, पैसे पहले जमा कराने होंगे। बस बस बस, आई साहब आ रही। आई घर चलिए ना, दर्द से मर थोड़ी ना जाऊंगी। अब इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? ऐसा मत बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी दीदी, अब इसकी चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चल आनंद, पैसों का इंतजाम करते हैं। बाबा, पैसे हैं मेरे पास, इलाज शुरू करते हैं। ये पैसे तुम्हारे फॉर्म के पैसे हैं, कॉलेज जाकर फॉर्म भरो, आज आखिरी दिन है। क्या कह रहे हैं बाबा? भाभी को इस हालत में छोड़कर फॉर्म भरने कैसे जा सकता हूं मैं? चिंता मत कीजिए, अभी के लिए पैसे हैं। भीम, अभी मैं और आनंद पैसों की व्यवस्था करके आते हैं। बाबा, भीम, डॉक्टर साहब ने कहा ना, खतरे वाली बात नहीं है, और इसी गर्भावस्था में होता है ये सब। ठीक हो जाएगी लक्ष्मी जल्दी से, हम आते हैं। लेकिन ये वो भीम ने अपने फार्म के पैसे दे दिए, कह रहा था बाबा पैसे लाएंगे तो उससे फार्म भर लेगा। आपका इंतजार कर रहा है, बाहर खड़ा है। क्या हुआ ना, पैसों की व्यवस्था नहीं हुई क्या? आई, सब कुछ मिला के कुछ 75 पैसा हुआ है, बाकी सबने मना कर दिया। माफ कर दीजिए, पर जानबूझ के तो पेट में दर्द नहीं करवाया ना मैंने। लक्ष्मी, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपके मन में तो यही चल रहा होगा ना कि मेरे इलाज के चक्कर में आपके भाई के फार्म के पैसे खर्च हो गए। लक्ष्मी, तुम आराम करो, ऐसा कुछ नहीं है, और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ लक्ष्मी, ऐसा मत सोचो बेटा। बाबा, भाभी का इलाज शुरू करना अभी जरूरी था, और इन पैसों को खर्च करने का सही समय अभी है। लेकिन अब क्या करें, आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं। तो क्या कर सकते हैं बाबा, नहीं भरेंगे फॉर्म, अगली बार दूंगा परीक्षा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूरा साल बेकार चला जाएगा। पढ़ाई बीच में रुकना सही बात नहीं है, गलत है। बाबा, वैसे तो जीवन में कई सारी बातें गलत होती है, लेकिन हम उन्हें सही बनाते हैं ना, ये भी हो जाएगा। नहीं, अब फार्म भरेंगे। देखो, मेरे पास 1-2 गहने हैं, उसे गिरवी रखकर आप फार्म भरेंगे। कुछ भी मत बोलो, गहने नहीं आपको मेरी कसम, अब फार्म भरेंगे। आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। क्या कर रमा? बाबा, गहने गिरवी रखना बहुत आसान है, लेकिन छुड़ाना कितना मुश्किल है हम ही जानते हैं अच्छे से। अभी अभी मंजुला दीदी के गहनों को लेकर कितनी परेशानियां हुई है। ये अभी तो चली गई मुझे कसम देकर, अभी नहीं रुकेगी। आप जाके रोकिए ना। नहीं भीम, मेरे रोकने से वो नहीं रुकेगी। कोशिश तो करके देखिए। भीम, तुम्हारी आई भीमा बाई जब जिंदा थी तो ऐसे कई मौकों पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं।
ये भी नहीं रुकेगी। यही तो रखे थे, कहाँ चले गए? जो गहने वहाँ है ही नहीं, कैसे मिलेंगे रमा? ढूंढो। कहाँ रख दिए मैंने गहने? लेकिन जितना मुझे याद है, मैंने तो इस संदूक में ही रखे थे। भीम, भीम, कल तुमने फॉर्म भरा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कल तुमने फॉर्म भरा था? नहीं बाबा। झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे नहीं हो पाए। लेकिन अस्पताल से रमा यह कहकर निकली थी कि वो अपने गहने तुम्हें देगी, जिसे तुम गिरवी रखकर अपने परीक्षा का फॉर्म भर दोगे। फिर तुम और रमा अचानक अस्पताल से गायब हो गए। कहां गए थे? फिर ऐसा क्या हुआ तुमने अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा? रमा के गहने क्यों छुपाए आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपना फार्म किसी भी हालत में भर सको। मैं कुछ पूछ रहा हूं। रमा के गहने मिल नहीं रहे थे। गहने नहीं मिले? गहने यहाँ है। लेकिन भीम तो कह रहा है कि गहने नहीं मिले। वो कल नहीं मिल रहे थे और आज ढूंढे तो मिल गए। रमा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ, इसका कोई अंदाजा है? भीम अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया। अब वो 1 साल पीछे चला गया। तुम अपने गहने ढंग से नहीं रख सकती थी? और भीम, तुम अगर पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता बाबा? लक्ष्मी भाभी अस्पताल में थी। आप और आनंद भैया चाल वालों से उधार मांग चुके थे। हम सब परेशान थे और ऐसे में मैं आकर आपको ये सब बताता तो मेरे परेशानियों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा पढ़ते रहना। बाबा समझ क्यों नहीं रहे हो? गुस्सा मत कीजिए बाबा। समझ सकता हूं मैं, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। मैं समझ सकता हूं मेरी पढ़ाई पीछे छूट गई है, लेकिन आप परेशान थे, मैं भी परेशान था। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जानता हूं बाबा। तो तुम समझते क्यों नहीं?
बाबा, मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं मेरी पढ़ाई से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन समय के साथ वाली लड़ाई को हर बार हम जीत तो नहीं सकते हैं ना। इस बार हम हार गए बाबा। हाँ बाबा, अब गुस्सा मत होइए ना। हम अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे। अगली बार मतलब अगले साल। मैंने रमा को भी नहीं बताया कि आपने उसके गहने छुपा दिए, फिर बाबा को बताने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आपने जो भी किया बहुत गलत किया है। आप तो मुझे अपना दुश्मन मानती है, इसके कारण आपने जो किया उसे सही ठहरा सकती है, लेकिन सिर्फ सोचिए, अगर मैं सबको सच बता देता तो क्या होता, और जो भी होता क्या वो आपके लिए अच्छा होता? फिर जीवन में ऐसी चीजें करती ही क्यों है जिससे आपका ही नुकसान हो जाए? आपको मुझसे दुश्मनी निभानी है, निभाइए, लेकिन खुद का नुकसान मत कीजिए, न ही मेरे बाबा का और न ही रमा के साथ वाले आपके सास बहू के रिश्ते का। जीवन में ऐसी आग से दूर रहना चाहिए जो खुद की ही जिंदगी को झुलसा दे। बस यही प्रार्थना है। अम्मा, हम सुने हैं कि पास के मंदिर में प्रसाद चढ़ाए से मन्नत पूरी हुई जात है। हम तो मंगेश के लिए खाना लेके पुलिस थाने जा रहे हैं, पैसा रख लो। हमारी तरफ से मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना कि मंगेश छूट जाए। हाँ फुलिया, मैं चली जाऊंगी मंदिर, तू चिंता ना कर, मंगेश जल्दी लौट आएगा। रे फुलिया, अगर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से कोई छूट जाता तो हर अपराधी अपराध करने के बाद केवल प्रसाद ही चढ़ाते रहता, तो फिर ये थाना, पुलिस और वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती फुलिया। हितेश काका, प्रसाद चढ़ाना ये एक भावना है और हर किसी की भावना अपनी जगह सही होती है, और मंगेश काका ने कोई अपराध नहीं किया है, मुजरिम नहीं है वो कि कभी रिहाई नहीं हो पाएंगे। हम चलते हैं अम्मा। मंगेश, अब तुम्हें मुजरिम साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंदाजा भी है तुम्हारे खिलाफ और नरोत्तम जोशी के पक्ष में कौन वकील केस लड़ रहा है? दरोगा साहब, वो बहुत बड़े वकील होंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो मुझे दोषी साबित कर देंगे और जेल में डाल देंगे। अब अपनी गलती समझ आ रही है? हा? नहीं दरोगा साहब, मुझे सतारा के एक बच्चे की कही हुई बातें याद आ रही है। कैसी बातें? यही कि गलत चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंत में हारता वही है, और सत्य चाहे जितना भी कमजोर दिखे, अंत में जीत सत्य की होती है। अच्छा, कौन था वो लड़का जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था? था नहीं दरोगा साहब, है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि
अगर कोई डरे ना, जो डर उसे देखकर खुद भाग जाता है। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो। किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले। और उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। वही भीमराव दरोगा साहब जिसने आपको चुनौती दी है, जो दोषियों को सजा जरूर दिलाएगा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ भीम? कैसी मदद चाहिए? आपने कहा था ना कि बंबई में आपके कई सारे शिष्य अच्छे वकील हैं। मुझे वकील की जरूरत है। की जरूरत है, लेकिन तुम जहाँ काम करते थे वहाँ क्या हुआ? वहाँ की मदद ले लो। गुरुजी वो हुआ ये कि कमाल के शिष्य हो भीमराव तुम। बैरिस्टर साहब वहाँ सड़क पर बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से टहल रहे हो। तुम रहोगे तो मेरे पति को सब मार डालेंगे। बस तुम चले जाओ यहाँ से। आज के बाद भीम आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण कोई परेशान हो, तो अभी मैं बैरिस्टर सर के यहाँ नहीं काम कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। चलो। कहाँ? प्रणाम गुरुजी। कहाँ भीमराव? कहाँ चले? कहीं बैरिस्टर सोहम पेडकर के पास तो नहीं जा रहे आप लोग? बंबई में नहीं है अभी वो। और अगर उनके अलावा किसी और वकील के पास जाने का मन है तो उसे ये अवश्य बताइएगा कि उसका सामना कोर्ट में बैरिस्टर अनिकेत देशमुख से होने वाला है। क्या हुआ? हाँ? चलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। यानी कि देशमुख तो बहुत बड़ा वकील है। उसके खिलाफ इस केस को कौन लड़ सकता है? गुरुजी हम जिन तक काकी, क्या हुआ रमा? ऐसे कहीं बैठी है, पढ़ाई काहे नहीं कर रही? पढ़ा कर। कि तुम्हारा सौभाग्य है, इतना अच्छा पति मिला है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, उनको पढ़े को बोलता है। को जब पढ़ते देखते हैं ना तो हमको पुराना बात याद आने लगता है। जैसे भीमराव पढ़ाई करता था, हम सब ओकरा मजाक उड़ाते रहे, हंसते थे। तो वही भीम जब नौकरी करे गया तब भी ओकरा मजाक उड़ाते। भीमराव के पढ़ाई का इतना मजाक उड़ाए, आज भी पढ़ाई के चलते, वकील के नौकरी के चलते, ओकरे जान पहचान के चलते इतना बड़ा वकील हम लोग के पक्ष में केस लड़े को तैयार हो गए। हो सके ना तो हमने गलती के लिए हमका माफी कर देना। बहुत बुरा बर्ताव किए ना तुम लोग के साथ। काकी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? जैसे तुम लोग का किया धरा है कि कल वकील साहब की बदौलत मंगेश जेल से रिहा हो जाए। बहुत खुश है। काकी, ये सब सहयोग की बात है। संयोग नहीं,
कानून पर विश्वास की बात है। मैंने कहा था ना, कानून की प्रक्रिया से गुजर के मुश्किल समस्या का भी हल मिल सकता है। सही कहते। चलो अब तुम दोनों जने बैठ के बात करो, हम चलते। तो ये मुझे सुनाया जा रहा था कि कानून पर विश्वास रखो। नहीं, जो सच है वही बता रहा था। उसूलों को समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आखिर में जीत उसूलों की ही होती है। दीदी, हमने माफ कर दिया ना, आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ दीदी, अब हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। तुम दोनों जाओ यहाँ से। शंकर और छोटी की दीदी बच्चों को माफ कर दिया ना? बच्चों के जीजाजी, बच्चों को लेकर आप भी जाइए यहाँ से। चलो। भीमराव, बहुत भरोसा है ना कानून पर। अब उसी कानून के भरोसे को मैं तोड़ूंगा। ऐसे ही एक एक करके चौल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कानूनी दांवपेच में फंसाकर जेल भिजवाऊंगा। कल मंगेश को सजा मिलना तेरे घमंड का टूटना है भीमराव, तेरी हार है। मैं बैरिस्टर सोहम सर का सहायक हूँ। उन्होंने खबर भिजवाई है कि भीम का केस वो लड़ेंगे। चलिए, हमें तो बैरिस्टर साहब मिल गए, आप तैयारी कीजिए। मैं भीम को किसी भी तरह जीतने नहीं दे सकता हूँ। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। जिनको संकट मिलना चाहिए तो भीमराव से कह दे कि अपना केस वापस ले ले। अच्छा, तो हमरे जाए के बाद यहाँ ये सब अय्यासी चल रही है। जोकू, जोकू, तो हमरे पीठ पीछे यहाँ ये सब अय्यासी चल रही है। आप ये सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नूतन बिल्कुल सही कहा रही तुम्हारे चरित्र के बारे में। नूतन? कौन नूतन? मैं हूँ नूतन, जिसके साथ तुम्हारा पति तुमसे तंग आकर भाग गया था। अच्छा, तो तुम जिसके साथ भागे थे वो यही है? हाँ, लेकिन अभी हमार पत्नी है। क्या? पत्नी? लेकिन बियाह हमसे किए हैं तो पत्नी ही कैसे हुई? तो का हम एक साथ भी विवाह किए हैं। काका, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तू कौन है ये सब पूछे वाला? हम आपकी पत्नी है, हम पूछते हैं आपसे।
कि आप ऐसा काहे किए? अरे काहे किया? हमार मर्जी कर लिए। अजीब नहीं है आपकी मर्जी? खुद शादी करके आ गए और अपने पत्नी को किसी का सहारा लेते हुए देखा तो बुरा लग गया। ए रमा, ज्यादा मत बोल। हाँ, हम मर्द हैं, हम कुछ कर सकत हैं। चोकू, ये क्या बात हुई? तुम मर्द हो तो कुछ भी करोगे? बात ये है कि तुम सब चाल वाले होते कौन हो हमसे सवाल पूछने वाले? देखिए, आप हमको छोड़ के भाग गए, हम सब गलती का माफी दे देंगे, सब भूल जाएंगे। बस ये औरत की बोलिए यहाँ से चली जाए, अपने पीछे इसको हटा दीजिए बस। ई कहूं नहीं जाएगी, ई हिया रहेगी, हमरे बीच रहेगी और यह चाल में रहेगी। ऐसे कैसे रहेगी काका? एक पत्नी के होते हुए आप दूसरा विवाह कर ही कैसे सकते हैं? ए, तू कहूं नहीं सब पूछे वाला और तू रोकेगा हमका ब्याह करने से? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, हम सलट लेंगे। चुकू, कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब लोग चाल में एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का संगत का असर तो दूसरे पर तो पड़ता ही है। और यही बात जब हम समझाते हैं तुम्हें कि तुम्हारे बेटे भीम के नौटंकी का असर भी हम चाल वालों पर पड़ता है, लेकिन नहीं, न तुम समझते हो न तुम्हारा बेटा भीम नौटंकी खत्म करता है। काका, आपने जो भी किया है वो गलत किया है। आप इनके साथ यहाँ नहीं रह सकते और इनके यहाँ रहने से चाल की एक औरत की मर्यादा तार तार हो जाएगी। हटाई भीमराव का हमरे सामने से और जान दे हमका अंदर, नहीं तो हम नूतन के संगे कहूं और चले जाते और फिर कभाऊ लौट के ना उबे। सोच ले। नहीं 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 भीम, जान का चाहे तो कहीं हमका छोड़ के चले गए तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन काके, आपको इनका विरोध करना चाहिए, ये जो कर रहे गलत कर रहे हैं। हाँ काकी, और आप गलत का साथ दे रही है वो भी गलत है। अरे गलत सही जो भी हो, हमारे आँख के सामने तो रहेंगे ना। जाइए। मन मैला चल। तन उजला बगुला कपटी तासों को कौआ भला तन मन एक ही। काका, उस वकील ने मुझसे कहा था कि उस पर हुए हमले का भी केस खुलेगा, सवालात भी पूछे जाएंगे और मुझे ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं उससे कोर्ट में मिला तो वो पुराना हिसाब किताब चुकाएगा। इसीलिए मुझे भीम के साले शंकर को अगवा करवाना पड़ा। लेकिन उस भीम को और इन छोटी जात के लोगों को सबक तो सिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जोशी जी देखिए, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर लोग हैं। अगर भीम को और उसकी जात को सबक सिखाना है ना, तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन काका, अब ये सब इतना आसान नहीं है। भीम का मुकाबला करने के लिए हमें सब कुछ प्रयोग करना होगा। साम, दाम, दंड, भेद। ये बात तो हम भी मानते हैं कि भीमराव के अंदर वो ताकत है कि वो अपने जात के लोगों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का भी सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक ये भीमराव उन लोगों की धुरी बनकर रहा तो कल यही लोग हमारे खिलाफ अपनी ताकत की आजमाइश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक होकर भीम और उसके परिवार का सामना करना चाहिए। तो फिर मिलाइए हाथ और हो जाइए एक, भीमराव को बर्बाद करने के लिए। और संकल्प लीजिए कि जीवन भर उस भीमराव और उसकी जात वालों को सबक सिखाते रहेंगे।
हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब संकल्प लेते हैं भीमराव और उसकी जात वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। भीमराव को और उसकी जात वालों को सबक सिखाएंगे। जाइए। मंगेश काका, आप फिलहाल यहाँ से जाने के बारे में कुछ भी मत सोचिए। हाँ, भीम सही कह रहा है। इन चालों वालों के साथ ये लड़ाई एक बार तो जीतनी ही होगी। पुरुष और स्त्री दोनों में मापदंड एक समान होना चाहिए। चलो, इस बात का एक फायदा तो होगा कि इस चाल में दूसरा कोई मर्द जोकू बनने की हिम्मत नहीं करेगा। जब हमारा ब्याह हुआ था ना, मेरी सास हमारे हाथ पे जोखू का नाम गुदवाई रही। गुदवाने में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमसे कहीं कि बहुत दर्द सह ले, कहे कि पति का नाम एक बार हाथ में लग जाए ना, इसे वो जिंदगी भर साथ देता है, तो अपने दिल में जगह बन जाती है। सब झूठ रहा। रो मत फुलिया, रो मत। पता है ना तुझे, ये समाज मर्दों का है। मर्द कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल सकता है, अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। एक शादी, दो शादी, जितनी चाहे उतनी शादी भी कर सकते हैं। जो भी सहना है ना, वो सब हम औरतों को ही सहना पड़ता है, क्योंकि हम औरतें मजबूर और असहाय होती हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। ये है हमारी दुकान। हाँ, और यहाँ हम धुले वाले कपड़ा टांगते हैं और इस्त्री करने के बाद कपड़ा का यहाँ रखते हैं। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं कपड़ा लेने, तब तक तुम दुकान सही कर लो। हाँ ठीक है। फिर हम आए के दुकान का बाकी का काम समझाते हैं। ठीक है, अब जाइए, मैं कर लेती। नहीं संभाल पाएगी तू ये दुकान। जवान हो, मर्द को अपनी अदाओं से फंसाना तो आसान है, लेकिन जिस मेहनत और ईमानदारी से फुलिया ने इस दुकान को बनाया है ना, तू एक दिन भी नहीं संभाल पाएगी, समझी? छोड़, क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ। ज्यादा ना ज्योतिषी मत दिखाओ कि मुझसे क्या होगा और क्या नहीं होगा, और ये मत भूल कि मैं तुझसे जात में बहुत बड़ी हूँ, इसलिए अपने जात के हिसाब से रहो, समझे? देख लो, ठीक से गिन लो। अरे जोखू, तू तो उसको लेकर भाग गया था ना, ये आया कब है? अरे मालिक, छोड़े नहीं सब पुरान बात, अब तो खुद है मर्द हैं, समझिए दिल को। मेरी बहू को लेके भागा था, हाँ? तू ही है ना? तेरी तो अरे हमका कहे मार रहे? ये बात तो खुद जाके अपनी बहू से पूछो ना, तू हमरे साथ काहे भागी थी?
पता नहीं अब कब तक घूम घूम कर ऐसे काम ढूंढता रहूंगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। चल बाहर निकल, निकल बाहर। मैं नहीं जाऊंगी। तू पूछेगी मुझसे कि मैं कहा था? हाँ? तो पूछ लिया तो क्या हुआ? आप भी तो मुझसे पूछते हो ना कि तू कहाँ थी। अरे मैं मर्द हूँ, मर्द, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? हम मर्द हैं, हम कुछ कर सकत हैं। रुकिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप मर्द हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? भाई साहब आप कौन? मैं भी आपकी तरह एक पति हूँ, लेकिन मेरे पत्नी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। तुझे जो सोच रहे सोच, यहाँ ऐसे आगे ज्ञान मत झाड़, समझा? चल गए यहाँ से। क्या आप अपनी पत्नी को ऐसे रास्ते पे लाकर मार रहे हैं? आपको अजीब नहीं लग रहा है? अरे मुझे कुछ भी नहीं लगता, मेरी पत्नी मैं कुछ भी करूं। अरे अजीब क्यों लगेगा, मजा आता है ना? भीमराव, तुम्हें देखकर मुझे एक मुहावरा याद आता है, तू कौन मैं खामखा। मतलब पति पत्नी के बीच में तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? हाँ? एक बात याद रखो, तुम्हें इन्हें मार ही ठीक कर सकती है। गुरुजी, इसीलिए मैंने फौज में नौकरी करने से मना कर दी। मैंने सही किया ना गुरुजी? तुमने योग्य निर्णय लिया है भीम, क्योंकि देश का उद्धार केवल और केवल शिक्षा से ही हो सकता है। और भीम, इस देश को शिक्षा से परिचित करवाना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जी गुरुजी, बाबा ने मुझे जो समझाया वो मुझे अच्छे से समझ आ गया। आजादी की लड़ाई में योगदान देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं भी अपने तरीके से उनकी मदद करूंगा। वो कहता है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, बैरिस्टर बनेगा और इस तरह से अपने देश की सेवा करेगा, लेकिन फौज में नहीं जाएगा। और तुमने क्या किया जीजाबाई? हाँ? कहा था ना, कैसे भी करके कुछ भी करके मनाओ उस भीमराव को। मैंने कोशिश की, मुझे लगा था कि उसके बाबा तो मान जाएंगे, लेकिन वो भी भीम के साथ हो गए। निकल जाओ यहाँ से। घूर क्या रही? निकल! भीमराव! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सुनिए, भीमराव अगर वो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर लेते फौज में नौकरी? अब नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने से तो ये अच्छा ही है ना। कैसी बात कर रही हो तुम लक्ष्मी? बाबा ने साफ साफ कहा था, सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है? फौज में जो लोग काम करते हैं वो लोग गलत होते हैं क्या? अगर बाबा से कहूंगा कि फौज में भर्ती होना है तो वो और भीम विरोधी करेंगे। हाँ, तो कह दीजिएगा ना कि आप जात छुपाकर ये नौकरी नहीं करेंगे, और फिर हर नौकरी में बाबा को और भीम भाव को कोई ना कोई नुक्स ही दिख रहा है, तो क्या जीवन भर आप भटकते रहेंगे? देखिए, हर फैसला परिवार के हिसाब से लिया जाए ये जरूरी नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा। ज्यादा कहूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि भड़का रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, बल्कि जो मुझे सही लग रहा है वो कह रही हूँ। राम जी, चलो काम ढूंढने चलते। आज थोड़ा दूर जाकर काम ढूंढते हैं, क्योंकि आसपास कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं राम जी, पहले भी तो हमें काम ढूंढने में कठिनाई होती ही थी, लेकिन हम कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाता था। तो अभी भी कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चल। बाबा,
मुझे मिल जाएगा तो मैं कर लूं काम। बाबा फौज में भर्ती है, भीम तो जाएगा नहीं, तो मैं चला जाऊं। भीम के जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम होगा फौज में मेरे लायक। और बाबा पैसा आएगा घर में। कल भीम ने जो कहा था उसके बावजूद भी तुम्हें फौज में नौकरी करना सही लगता है? हाँ लगता है। ये आप दोनों की राय है बाबा, मेरी अलग हो सकती। आप अगर अनुमति दे दे तो ये जाए। कह रहे थे कि बाबा जब तक हामी नहीं भरेंगे ये नहीं जाएंगे। बाबा जाऊं मैं? नहीं आनंद भैया, अब फौज में काम करने नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाऊं? फिर क्यों तुझे हमेशा लगता है कि तू ही सही बोल रहा है? क्योंकि मैं सही ही बोल रहा हूं आनंद भैया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमें और एक लड़ाई लड़नी होगी, अपनों से। लेकिन अपनों से लड़ने वाली इस अंतिम लड़ाई के पहले अंग्रेजों का इस देश से वापस जाना भी तो जरूरी है ना। और आनंद भैया, फौज की एक ही नौकरी नहीं है। शमा, तू यहाँ ज्ञान नहीं देगी, चुपचाप खड़ी रहे वरना जाओ। लक्ष्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? भीमराव गद्दार है, 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 भीमराव गद्दार है। शांत हो जाइए आप। ये आप क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। गद्दार? और मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई से लड़ते हैं। हमारा एक साथी प्रभाकर जो तुम्हारे साथ जेल में बंद था, उसने हमें बताया था कि हमारी लड़ाई के प्रति तुम्हारे दिल में सम्मान है। हाँ है, अभी भी मेरे अंदर आपकी लड़ाई के लिए सम्मान है। और हमारे साथी ने कहा था कि हम तुम्हारी अस्पृश्यता की समस्या क्रांतिकारियों के संगठन के बीच रखेंगे। कि मेरे कहने से दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जीवन में जितने भी लोगों से मिलूं उन्हें मैं कह सकूं कि यदि आजादी चाहिए तो थोड़ी लड़ाई उन लोगों के हिस्से के लिए भी लड़नी चाहिए जिनको हम रहने के लिए जमीन भी नहीं देते। लेकिन तुमने अपने भाई को फौज में भर्ती किया, क्यों? इन्होंने नहीं भेजा है, इन्होंने समझाया था, लेकिन वो नहीं माने। कौन मानेगा? अरे भीमराव तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो अगर उसके घर का हमारे लिए कोई गद्दार है तो भीमराव भी गद्दार है। हम घूम घूम कर सबसे कहेंगे कि भीमराव स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ है। भीमराव का नाम स्वतंत्रता के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मत बोलिए ऐसा। मैं भी अपने देश की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। अब सब लोगों के साथ हूँ मैं। और गवाह मैं, मेरा बेटा भीम आनंद के इस फैसले का भागीदार नहीं है। आप तो उसके बाप हैं, आपने भी नहीं रोका उसे। ये सब गद्दार है। चलो चलो। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत लिखिए। ये क्या लिख रहे हैं दीवारों पे? भीमराव बीच में मत आओ।
पानी लेकर आओ रमा। ये सब मिटाते हैं। मत मिटाओ भीम, रहने दो। आनंद को आने दो और उसे ये लिखा हुआ देखने भी दो। आज तो बहुत खुश हूँ। भर्ती हो ही गई फौज में। अब घर में सब कुछ सही हो जाएगा और लक्ष्मी भी बहस करना बंद कर देगी। अरे आनंद, काका आप चलिए, मैं आता हूँ। बड़े खुश लग रहे हो। क्या हुआ, नौकरी मिल गई क्या? हाँ मिल गई। अच्छा, तभी राम जी चौल में मिठाई बांट रहा है। मिठाई बांट रहे हैं? हाँ, फौजी का बेटा फौज में शामिल होगा तो खुशी की बात ही है ना। हाँ? लेकिन वो तो विरोध में थे मेरे। अरे ऐसा किसने कहा? भीम और राम जी दोनों इतने खुश हैं कि कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाए। जाओ जाओ, संभालो उन्हें, जाओ जाओ। आनंद, मेरी सिफारिश से नौकरी लगी है। अब बन गए हो तुम मेरे हाथों की कठपुतली। अब होगा तमाशा शुरू, तुम्हारे घर में और चौल में। क्या हुआ, नौकरी मिल गई क्या? हाँ मिल गई। अच्छा, तभी राम जी चौल में मिठाई बांट रहा है। मतलब आप लोग मिठाई नहीं बांट रहे हो? मतलब झूठ बोल रहा था नरोत्तम जोशी। अब तू नरोत्तम की बात सुनेगा। उस पर विश्वास है, हम पर नहीं।